वैसे तो गांव की अजीब घटनाएं काफ़ी सुनने को मिलती हैं, कुछ अच्छी और कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। ऐसी एक घटना रांची से मुझे अमित जी ने भेजी है। अमित जी का कहना था कि ये घटना उनकी दादी के साथ घटी थी जब वो करीबन 15 साल की थी। अमित जी ने ये भी बताया था कि इस घटना में मैं उनके गांव का नाम ना बताऊं, तो मैं उनके गांव का नाम आपको बदल के बताऊंगा। ये घटना उनकी दादी के साथ तब घटी थी जब उनके पिताजी बाजार से घर को लौट रहे थे। वो अपने पिताजी के साथ में ही थी। खैर, आगे घटना चालू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये आगे की घटना मैं आपको अमित जी की दादी माया जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। झारखंड में बहुत पहले हमारा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम भगोल था। कहने को तो उस गांव में 200 परिवार रहते थे, यानी कि 200 घर उस गांव में मौजूद थे। लेकिन अक्सर उस घर से कोई ना कोई मर ही जाता था। उस गांव में एक अजीब सी बीमारी भी फैली हुई थी। मेरी माताजी भी उसी बीमारी का शिकार हुई थी। पता नहीं क्या हो गया था, बिना वजह खांसी आती थी और उसके बाद मुंह से खून आता था। जो लोग बच पाते थे वो बच जाते थे, वरना कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती थी। गांव के वैद्यों ने और जितने लोग देख पाए उन्होंने उन सब बीमारी को देखने की कोशिश भी की थी। कुछ लोगों ने उसका हल भी निकाला और कुछ लोग धीरे धीरे ठीक भी हो गए। और फिर धीरे धीरे करके गांव के बुजुर्ग लोग मरने लगे और जितने भी जवान लोग थे वो दूसरी जगह काम के लिए चले गए। मेरे पिताजी भी उनमें से एक थे। हम लोग भी जाने ही वाले थे। मेरे परिवार में मैं और मेरे पिताजी ही बचे थे। जब भी किसी को गांव में इस बीमारी के बारे में पता चलता तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी राय देने लगते थे। कोई काढ़ा बना के लाता था तो कोई कहता था कि उस फलाने वैद्य को ले आओ, या फिर कोई कहता था कि इस तांत्रिक से बात करो। अजीब अजीब विधियां, लोग अजीब अजीब चीजें बताया करते थे। मेरे पिताजी इन सब चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जब आदमी डर जाता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसा ही कुछ मेरे पिताजी के साथ भी हुआ था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मेरे मुंह से कोई भी खून वगैरह नहीं आया था, तो मुझे लगा था कि शायद ये नॉर्मल खांसी है। लेकिन लोगों ने जब पिताजी के कान भरना चालू किए तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। मेरे पिताजी के एक मित्र थे, उनका नाम भानु काका था। वो अक्सर पिताजी को अच्छी राय दिया करते थे। जब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी तो भानु काका ने पिताजी को एक वैद्य के बारे में बताया जो कि गांव के उत्तरी इलाके के रास्ते में और जंगलों के पीछे रहता था। वो वैद्य का अपना अलग गांव था, लेकिन वो गांव हमारे रास्तों के बीच में आए हुए कुछ जंगल पड़ते थे उनमें रहता था, उनकी दूसरी तरफ रहता था। उस गांव में जाने का वही रास्ता था, जंगलों के अंदर से। दरअसल जंगलों के अंदर से एक छोटा सा रास्ता गांव वालों ने बनाया हुआ था वहां पर जल्दी पहुंचने के लिए। उन गांव वालों को अगर मार्केट भी जाना होता था या आसपास की बाजार करनी होती थी तो उन्हीं जंगलों के रास्ते से होके जाते थे। दरअसल वो जंगल नहीं था, आने जाने का एक रास्ता बन चुका था जहां से लोग आया जाया भी करते थे। वो जंगल आसपास के 4 गांवों से घिरा हुआ था, जिसमें से मेरा भी एक गांव था। जंगल के अंदर लोगों की लाशें भी जलाई जाती थी। कई लोगों को बच्चों को दफनाया भी जाता था जिनकी जल्दी मृत्यु हो जाती थी। और उन चारों गांव से जितनी भी लाशें या जितने भी लोग मर जाते थे उसी जंगल की तरफ दफना दिए जाते थे या जला दिए जाते थे। मेरे को ये बात नहीं पता थी, क्योंकि मुझे कभी नहीं पता था कि आखिर वो सब लाशें जाती कहाँ हैं। पिताजी को ये बात जरूर पता थी। जब मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी तो पिताजी ने भानु काका की बात मानी और मुझे फिर उसी वैद्य को दिखाने के लिए ले गए थे। दरअसल उस वैद्य ने इस बीमारी से कई लोगों को ठीक भी किया था, लेकिन मुझे वो बीमारी नहीं थी। इस बात का पता हम लोगों को उस वैद्य के पास जाने के बाद पता चला। जब हम लोग उस जंगल से होते हुए गए तो दिन का ही वक्त था, करीबन 12 बज रहे थे। धूप निकली हुई थी। पिताजी मुझे अपनी साइकिल से ही बैठा कर ले जाते थे। मैं पहली बार उस जंगल से होते हुए जा रही थी, वरना अक्सर
पिताजी मुझे बाजार दूसरी तरफ से ले जाते थे क्योंकि वो जंगल काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों से घिरा हुआ था और वो चीज़ मुझे वहाँ पर जाने के बाद भी पता चल रही थी। मैं पूरे रास्ते खांस रही थी। पिताजी साइकिल को काफ़ी ज़्यादा तेज चला रहे थे, वो भी हाँफ रहे थे। रोड थोड़ी ख़राब थी। उबड़ खाबड़ रास्ते में तेज चलती हुई साइकिल हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन पिताजी इतने ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया। मैं बार बार उन्हें बोलने की कोशिश कर रही थी कि मैं ठीक हूँ, आपको मुझे वैद्य के पास ले चलना है तो ले चलिए, लेकिन आराम से चलाइए। वो इतना परेशान थे कि वो मुझे डांट रहे थे और मुझे ये बोल रहे थे कि मैं चुपचाप बैठी रहूं। उनका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, इसलिए मैं उनसे कभी भी कुछ ज़्यादा बहस नहीं करती थी। उनका प्यार मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा था क्योंकि उनके जीवन में मेरे अलावा कोई भी नहीं बचा था। इसलिए जब मुझ पे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो इसीलिए मुझे उस वैद्य के पास जल्दी जल्दी में ले जा रहे थे। जब पिताजी मुझे उस जंगल के अंदर से ले जा रहे थे तो मुझे वहां पर बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। अजीब सी ठंड थी, एकदम अंधेरा टाइप का। जंगल इतना घना कि सूरज की रोशनी भी ढंग से नीचे नहीं पहुंच रही थी। एक अजीब सी उबन हो रही थी, सर में दर्द हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे उसमें हो क्या रहा है। जंगल काफी ज्यादा बड़ा था और रास्ता काफी ज्यादा लंबा। पहुंचने में करीबन 1 से 1.5 घंटा लगा। वैद्य जी के पास जब हम पहुंचे तो वो थे ही नहीं। वो अपने गांव में ही किसी को देखने गए थे। उनके बड़े लड़के ने बोला कि वो कुछ ही देर में आने वाले हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई को वैद्य जी को बुलाने के लिए भेज दिया था, यानी कि वैद्य जी के छोटे वाले लड़के को। वो भी 15 मिनट बाद आया। वो आते ही हमसे बोलने लगा कि अभी बापू कुछ ही देर में आ रहे हैं, तब तक आप बैठिए और पानी पीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। पिताजी वैद्य का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में मुझे गुस्सा भी दिखाई दे रहा था कि वैद्य जी को आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है। लेकिन उन्होंने अपने हाथ को मींचते हुए और मुझे देखते हुए अपने गुस्से को काबू किया। थोड़ी देर बाद वैद्य जी भी आ गए। वैद्य जी के आते ही पिताजी तुरंत उठ के खड़े हो गए और उन्होंने फिर मेरी हालत के बारे में वैद्य जी को बताया। उन्होंने मुझे ढंग से देखा, कुछ दवाइयाँ भी दी। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसके बारे में हम या वो सोच रहे हैं। ये नॉर्मल खांसी थी। जकड़न की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मैं ढंग से खाना भी नहीं खाती थी। शारीरिक तौर पर मैं काफ़ी ज़्यादा दुबली पतली भी थी, इसलिए वो बीमारी मुझे ज़्यादा चढ़ गई थी। वैद्य जी ने कहा कि मैं गर्म पानी पीऊँ और कुछ दिनों तक ना नहाऊं, और दवाई भी उन्होंने मुझे दी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपना ख्याल नहीं रखा तो ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। मेरी सांस भी काफ़ी ज़्यादा फूल रही थी। जब उन्होंने पिताजी को मेरी इस हालत के बारे में बताया तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हुए। उनको ये पता चल गया था कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिससे उन्हें परेशान होने की ज़रूरत हो। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। शाम के करीबन 6 बज गए थे। वैद्य जी की दी हुई दवाई से मुझे थोड़ा सा आराम था। पिताजी ने घर चलने के लिए बोला। मुझे उस जंगल से दोबारा घर नहीं जाना था, लेकिन अगले दिन उन्हें काम पे भी जाना था और वो चाह रहे थे कि मैं आराम करूं, इसलिए वो मुझे दोबारा उसी जंगल से लेके घर की तरफ जा रहे थे। गांव की तरफ अंधेरा जल्दी हो जाता है। उस वक्त ठंड का भी मौसम था। 6 बज रहे थे, सूरज लगभग डूब चुका था। पिताजी ने अपनी साइकिल के आगे एक टॉर्च बांधी हुई थी, जिसको देखते हुए हम लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। दिन के वक्त तो वो जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। अब रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पिताजी को उस रास्ते से उस वक्त नहीं जाना चाहिए था। बारिश भी हल्की फुल्की हो रही थी। अचानक से मौसम बदल गया था। समझ में नहीं आया कि सुबह दिन में इतनी घनी धूप और नवंबर के महीने में बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी इसके बारे में मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला। जिस रफ्तार से वो साइकिल चला रहे थे वो उसी रफ्तार से दोबारा साइकिल को चलाने लगे। बारिश भी हो रही थी। उसकी हल्की बूंदें जंगलों के पेड़ को पार करते हुए मेरे ऊपर भी गिर रही थी और शायद पिताजी के ऊपर भी। उसी जंगल में मेरे साथ वो घटना घटी थी। जब पिताजी साइकिल चला रहे थे तो मैंने पीछे की तरफ देखा। पीछे की तरफ मुझे कोई भागता हुआ दिखा। वो काफी तेजी से भाग रहा था, हमारे पीछे ही आ रहा था। वो एक औरत थी। उसके पायलों की आवाज भागते हुए मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने हरी साड़ी पहनी हुई थी। उसके ऊपर अजीब सा कपड़ा भी रखा हुआ था। लंबे बाल थे। वो जितनी रफ्तार से भाग रही थी, मैंने पिताजी को पकड़ के रखा हुआ था। चिल्लाने लगी। पिताजी ने कहा क्या हुआ? मैंने बताया कि कोई औरत पीछे है, वो हमारी तरफ भाग रही है।
पिताजी ने अचानक से साइकिल को रोक दिया और पीछे देखने लगे। वहां पर कोई भी नहीं था। हम लोग बीच जंगल में थे। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में डूबा हुआ था सब कुछ। मैं और पिताजी वहीं पर ही थे। मुझे तुरंत खांसी आ गई और मैं खांसने लगी, क्योंकि हल्का फुल्का भीग भी गई थी। और उसी जंगल के अंधेरे से किसी और की भी खांसने की आवाज़ आई। फिर वो खांसने की आवाज़ 3-4 अलग अलग जगहों से आने लगी, चारों तरफ से। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और पिताजी से वहाँ से चलने के लिए बोल रही थी। पिताजी ने मुझसे कहा कि मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर वो दोबारा बैठा के साइकिल को चलाने लगे। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जो कोई भी है हमारे पीछे भागते हुए हमारा पीछा कर रहा है। जंगल में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। पिताजी को भी कुछ ना कुछ पता ज़रूर चला था, वरना वो मुझे तुरंत चलने के लिए ना बोलते। वो भी काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी में साइकिल को चला रहे थे। फिर कुछ देर बाद पिताजी ने भी साइकिल को अचानक से रोक दिया। मैं बस गिरते गिरते ही बची थी। मैं साइकिल से तुरंत उतर के पिताजी से पूछने लगी कि आखिर क्या हो गया। उन्होंने अपनी साइकिल की हैंडल पर टॉर्च बांधा हुआ था, जिसकी रोशनी जंगल के आगे की तरफ दिखा रही थी। हम दोनों ने उस टॉर्च से आगे की तरफ देखा। वहां पे एक औरत खड़ी थी, और उस औरत की शक्ल हूबहू मेरी माँ जैसे मिल रही थी। जब पिताजी ने ये चीज देखा तो हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। वो वहीं पर खड़े होकर रो रही थी। मैंने और उन्होंने साफ साफ उसे देखा। वो हमारे पास भी नहीं आई, कुछ भी नहीं किया उसने, बस चुपचाप खड़ी होकर रो रही थी। पिताजी ने मुझे तुरंत साइकिल पर बैठने के लिए बोला। हम जैसी साइकिल पर बैठे तो वो धीरे धीरे हमसे दूर जाने लगी, और हम लोग फिर उसी तरफ ही साइकिल चलाने लगे जिस तरफ हमारा घर था। अंधेरे में जाके वो गायब हो गई, और उसके बाद उसकी रोने की आवाज़ हमें लगातार सुनाई दी जा रही थी। हम साइकिल चला रहे थे। दोनों के कपड़े पूरी तरीके से भीग चुके थे। करीबन अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें इस वक्त नहीं आना चाहिए था। उन्होंने ऊपर वाले का नाम लिया। उन्होंने अपने गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनी हुई थी, जिसको वो बार बार हाथ में लेके आगे बढ़ रहे थे। वो उसी से ही पूजा किया करते थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मैं भी बार बार पीछे की तरफ देख रही थी, लेकिन पिताजी ने मुझसे बोला कि ऊपर वाले का नाम लेती रहो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उन्हें पकड़ा हुआ था। जो भी मन में आ रहा था बोले जा रही थी, और चुपचाप फिर पिताजी धीरे धीरे उस जंगल से बाहर निकल आए। जंगल में आते वक्त हमने देखा था कि रात में एक लाश भी जल रही थी, जिसकी चिता की रोशनी हमें साफ साफ अंधेरे में दिखाई दे रही थी। उसी को देख के पिताजी को ये पता चल गया था कि हम लोग अपने गांव के पास तो पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उस जंगल से बाहर गए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भीग चुकी थी। घर पे जब पिताजी लेकर गए तो भानु चाचा और उनकी पत्नी घर पर पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे थे। हम दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। दोनों लोग भीगे हुए थे। मैं और ज़्यादा खांसे जा रही थी, और पापा साइकिल चला के एकदम थक चुके थे। उनके पैर अब जवाब दे चुके थे। वो भी थोड़ा बहुत घबराए और डरे हुए थे। भानु चाचा ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने सारा वाक्य बताया, और जब चाची मुझे अंदर लेकर गई और मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो मैंने उनको सब वाक्य बताया। ये सब बताते हुए मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। पिताजी को उस चीज़ की भी टेंशन थी कि मैं ज़्यादा बीमार होती जा रही हूँ। फिर वैद्य जी की दवाई मुझे दी गई, और उसके बाद मैं सो गई। मैं रात भर डरी रही थी। मैं चाची के साथ ही सोई थी। रात में उठ के बैठ जा रही थी। हाथ पैर बुरी तरीके से दर्द की वजह से और डर की वजह से कांप रहे थे। ये वाक्य जो मेरे और मेरे पिताजी के साथ हुआ, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। रात के वक्त उस जंगल से कोई भी नहीं गुजरता है। पिताजी ने जब ये वाक्य काका को बताया, और धीरे धीरे गांव में भी ये बात फैलनी चालू हो गई, क्योंकि पिताजी ने अपने कुछ दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। इस घटना के बाद से रात के वक्त उस जंगल में तो कोई भी नहीं जाता है। वैसे काफ़ी लोग उस जंगल से रात में गुजरते हैं, लेकिन किसी के साथ कोई भी घटना नहीं घटी। लेकिन लोग अक्सर उस जंगल से झुंड में गुजरते हैं, और उस वक्त मैं और पिताजी अकेले थे। हमें अभी भी लग रहा था कि हमारे साथ जो घटना घटी वो हमारा वहम था, लेकिन वहम एक को होता, दोनों को एक साथ एक ही तरीके का वहम नहीं हो सकता है। इसलिए हम दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। इस घटना के बाद पिताजी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहने लगे थे, और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। मैं भी बड़ी हो गई थी। पिताजी ने मेरी शादी की, और मेरी शादी के 3 साल बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। ये घटना मैं अक्सर सबको बताया करती हूँ, और इस घटना को जब भी मैं याद करती हूँ मैं घबरा जाती हूँ। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ।
ये दूसरी घटना रोहित जी ने मुझे दिल्ली से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको रोहित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रोहित है। ये घटना मेरे गांव में मेरे साथ घटी थी। मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। दिल्ली में अपनी पढ़ाई के लिए आया हुआ हूँ। गोंडा में हमारा एक बहुत बड़ा घर है, लेकिन उस घर में कोई रहता नहीं है क्योंकि वो घर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है। उसके खंभे, दीवारें और छत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। हमारे पूर्वज वहाँ पर रहा करते थे। पिताजी बताते थे दादा और उनके दादा वो सब उसी घर में रहे हैं। उसकी बनावट काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी थी। दरवाज़ों पे दीमक लग चुके थे। अंदर रखे हुए काफ़ी ज़्यादा सामान खराब हो चुके थे। छत बुरी तरीके से टपकती थी और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर घर था। तो हमारे चाचा ने और मेरे पिताजी ने यह फैसला किया कि उस घर को तोड़वा के वहाँ की ज़मीन पर एक नया घर बनवाते हैं और अभी जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ से शिफ्ट होके उस नए वाले घर में चले जाएंगे। और हमने ऐसा ही किया। हमारा वो पुराना घर टूट के बनने में करीबन 1.5 साल लग गया और वो घर पहले से भी ज़्यादा मजबूत और अच्छा बना। उससे पहले उस घर में करीबन 6-7 सालों से कोई गया ही नहीं था। वो हमारे घर के सामने ही था, लेकिन हम उसके सामने से गुजर जाते थे, लेकिन कभी भी उसके अंदर जाने का ध्यान ही नहीं आया। जब हम छोटे थे तो कभी कभार उधर खेलने के लिए चले जाते थे, लेकिन तब भी माँ हमें बुला लेती थी क्योंकि उस वक्त वहाँ पर घास फूस और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे। कोई भी जंगली सांप या कीड़ा वहाँ पर रहता और हमें काट सकता था। इस बात का हमें डर भी था, इसलिए हम और उस तरफ नहीं जाया करते थे। नया घर बनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। उस घर में जब हम लोग गए थे तो हम लोगों ने एक छोटी मोटी दावत भी दी थी। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। उस नए घर में गए हुए हमें 1 महीना हो गया था, लेकिन फिर कुछ अजीब चीज़ें होने लगी जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चला। चाची दरअसल प्रेग्नेंट थी और जब उस घर में गई तो उनको अजीब अजीब से सपने आने लगे, ऐसा कि कोई उनके पास बैठा हुआ है, उनके पेट पर किसी ने हाथ रखा हुआ है, उनकी सांसें फूलने लगी थी और मम्मी की भी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। मतलब उस घर में जाते ही हमारे घर की लेडीज लोगों की तबीयत खराब होने लगी थी और ये हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा था। हम लोगों ने कोई भी ऐसा ध्यान नहीं दिया था कि कोई अलग चीज़ है। हम लोग पहले दवाइयाँ ही करा रहे थे, सब एक दूसरे का ध्यान रख रहे थे। चाचा और पिताजी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और मुझको मिला के घर के सारे छोटे बच्चे भी। तभी एक दिन कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ हुई जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और इसके पीछे का वाक्य हमें पता चला। चाची, जो कि दरअसल प्रेग्नेंट थी, वो रात में कमरे में सो रही थी। उस वक्त रात की करीब 1 या 2 बज रहे होंगे। चाचा रात में पानी पीने के लिए उठे थे। वो पानी पीने के लिए किचन में गए और किचन से जब दोबारा कमरे पे आए तो उन्होंने देखा कि अंधेरे में एक औरत चाची के पास बैठी हुई है, उन्हीं के पलंग पे। चाचा वो चीज़ बहुत ध्यान से देख रहे थे। वो चिल्लाए बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बस खिड़की से उस औरत को बैठे हुए देखा। उसकी काली परछाई, खुले बाल, वो औरत चाची के पास ही बैठी हुई थी। वो अपना पूरा काले रंग का लिबास पहनी हुई थी। कहाँ से आई थी कुछ भी नहीं पता। बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रही थी। घर के सारे मेन दरवाजे बंद थे और कमरे से किचन में जाते वक्त और किचन से दोबारा कमरे में आते वक्त चाचा को मात्र 1 मिनट लगा था। घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इतनी जल्दी कोई भी छत से या दीवार फांद के भी अंदर नहीं आ सकता है। ये तो तभी मुमकिन होता जब कोई पहले से घर के अंदर हो, लेकिन घर के सारे मेन दरवाजे बंद थे, तो वो औरत कहाँ से आई, चाचा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला। उन्होंने चुपचाप साइड में दरवाजे के पीछे रखा हुआ एक डंडा उठाया और खिड़की में देखते हुए ही चुपचाप कमरे की तरफ जा रहे थे। और वाकया तब ये घटा कि जैसे ही उन्होंने खिड़की से नजर हटा के दोबारा कमरे की तरफ गए, वो औरत अचानक से गायब हो गई, कुछ ही पल में, जैसे कि वो वहां पर कभी थी ही नहीं। और इस बात का चाची को भी बिल्कुल पता नहीं चला। उसके बाद जब वो चाची के पास गए तो वो वहीं पर ही लेटी हुई थी। वो भी चुपचाप वहीं पर बैठ गए। उन्होंने चाची को नहीं जगाया, लेकिन 5 मिनट बाद उनकी आंखें खुद ब खुद खुल गई और उनके पेट में काफ़ी ज़ोर से दर्द होने लगा। जब उन्होंने उनके पेट को देखा तो उनके पेट पे पंजे के निशान बने हुए थे, एक औरत के पंजे के निशान। वो कहाँ से आए थे, कैसे बने, किसी को कुछ नहीं पता। उन्होंने तुरंत पापा को उठाया और साथ में मम्मी को भी, जिनकी तबीयत भी खराब थी। जब उन्होंने उसे देखा तो वो भी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। चाची के पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। फिर वो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए और नतीजा बहुत ही खराब निकला। चाची के पेट में जो बच्चा था वो मर चुका था और ये हालत उनकी कैसे हुई किसी को कुछ भी नहीं पता।
हालांकि चाचा जी डॉक्टर के पास जाके रूटीन इलाज भी कराते थे और तब सब कुछ सही था। आज एक रात में कैसे क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आया। पूरे घर में सब कुछ अजीब सा माहौल हो गया था। चाचा को थोड़ा बहुत समझ में आ गया था क्योंकि उन्होंने उस औरत को देखा था। उसके बारे में उन्होंने चाची को नहीं बताया, लेकिन घर के बाकी सदस्यों को बताया। चाची बेहोश हो चुकी थी क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके बाद एक पंडित और एक तांत्रिक को घर में लेकर आए और घर की पूरी तरीके से शुद्धि और छानबीन जब करी गई उनके द्वारा, तो पता चला कि इतने सालों से ये घर और ये ज़मीन खाली थी, इसलिए यहाँ पर बुरी शक्तियों का वास हो गया है। वो यहीं पर ही रहती थी क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और अब घर टूटने के बाद उनके पास कोई जगह नहीं बची है। वो उसी घर की कुछ चीज़ों से अभी भी अटैच्ड हैं और उसी ज़मीन के पास रहती हैं, इसलिए वो रात में यहीं पर भटका करती हैं। आत्माएं, काली शक्तियाँ अक्सर एक नए शरीर को खोजती हैं ताकि वो उसके अंदर प्रवेश कर पाए। चाची के पेट में जो बच्चा था उसमें जान थी, वो शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गया और वो अक्सर रात में इसी घर में टहला करेगी और उसे भगाने का बस एक ही रास्ता है कि कुछ दिनों के लिए घर को खाली कर दिया जाए और यहाँ पर अच्छे से पूजा की जाए। लेकिन हमें समझ में नहीं आया था कि जब गृह प्रवेश हुआ था तो पूजा बहुत अच्छे से की गई थी, लेकिन उस तांत्रिक ने कोई अजीब सी विधि भी बताई कि सारी विधियों के द्वारा उस चीज़ को शांत किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया था कि घर में एक से अधिक आत्माएं हैं और सारी आत्माएं औरतों की ही हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आत्माएं यहाँ पर कैसे आई, इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चला, लेकिन इतना ज़रूर पता चला था कि उसकी वजह से हमारे घर का पूरा संतुलन बिगड़ चुका था। अब घर में पूजा भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी हिम्मत वहाँ पर जाने की नहीं हो रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ अभी भी बसी हुई थी कि वो आत्माएं अभी भी उसी घर में घूम रही हैं। हम सब लोगों ने हिम्मत की थी, लेकिन कोई भी रह नहीं पाया। करीबन 6 से 7 महीने तक उस घर में अभी भी कोई नहीं रह रहा था। हम लोग पुराने घर में रह रहे थे। ये वाकया धीरे धीरे पूरे गांव में फैलती गई, लेकिन फिर पापा ने हिम्मत करके वहाँ पर रहना चालू किया। धीरे धीरे मम्मी और हम गए और फिर जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो चाचा चाची भी उस घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन ये वाकया हमारे पूरे गांव को पता है और जब वो पूजा, वो तंत्र विद्या वहाँ पर हुई थी तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। हमें कभी भी ऐसा लगता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी भी उस घर में कोई टहल रहा है, लेकिन वो सिर्फ मेरा वहम था क्योंकि मेरे अंदर वो खौफ, वो डर बहुत अच्छे से बस चुका था। लेकिन ये हादसा बहुत ही ज़्यादा भयानक था जिसको हम लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूअर द्वारा भेजी गई 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।